हेलो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने जो है समितियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे स्टेट के बारे में। तो भाग 6 में स्टेट है, राज्य है, और राज्य में कार्यपालिका है जो कि उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के जो अंग हैं वो उसमें राज्यपाल आता है, मंत्रिपरिषद आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और महाधिवक्ता आते हैं। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल बोलते हैं। जैसे कि केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, उसी तरह से राज्य में एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता होते हैं। तो गवर्नर जो राज्यपाल है, गवर्नर क्या है, 153 में जो है आर्टिकल 153 में राज्य का राज्यपाल होगा और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कहा गया कि एक ही राज्य का राज्यपाल जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति क्यों होती है, निर्वाचन क्यों नहीं होता, तो इसके बारे में प्रावधान जो है, नियुक्ति क्यों होती है, निर्वाचन क्यों नहीं होता, इसके लिए प्रावधान है कि देखो, पहले है कि जो मूल संविधान था उसमें अमेरिका का मॉडल अपनाया गया था। तो अमेरिका का मॉडल कहता है कि राज्यपाल को निर्वाचित किया जाएगा। लेकिन बाद में बहस हुआ तो बहस से ये निष्कर्ष निकला कि जो भारतीय परिस्थिति है उसके अनुसार जो राज्यपाल का चुनाव है वो तर्कसंगत नहीं है। मतलब चुनने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में राज्यपाल जो है मात्र नाम मात्र का प्रधान होगा। तो मात्र नाम मात्र का प्रधान ही होगा ये राज्यपाल, इसलिए हम चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए बहुत सारे तर्क भी दिए गए जिसकी हम नीचे व्याख्या करेंगे। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो एक बार जूम आउट करके थोड़ा जूम इन कर दूं, फिर उसके बाद तब पढ़ो। देखो, प्रारूप संविधान में राज्यपाल के लिए अमेरिका मॉडल अपनाया गया था और राज्यपाल के निर्वाचित किए जाने की योजना शामिल की गई थी। किंतु संविधान सभा में बहस के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला गया कि भारतीय परिस्थितियों के लिए चुना गया राज्यपाल तर्कसंगत नहीं होगा। अतः अमेरिकी मॉडल को छोड़कर मूल संविधान में कनाडाई मॉडल अपनाया गया और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जिसके लिए उसके नियुक्ति के लिए निम्नलिखित तर्क दिए गए कि भारत में जो है संसदीय प्रणाली है। पहला है कि भारत में संसदीय प्रणाली है और उसके अनुसार ही राज्यों में भी संसदीय प्रणाली होनी चाहिए। अतः राज्यपाल का निर्वाचन आवश्यक होगा, क्योंकि राज्यपाल नाम मात्र का प्रधान होता है। तो इसलिए उसको यहाँ पे निर्वाचन मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पे नियुक्ति होना चाहिए। तो नियुक्ति जो है उसका, राज्यपाल का नियुक्ति आवश्यक होगा, क्योंकि वह नाम मात्र का प्रधान है। देखो गया नीचे, एक पेन नीचे फेंक दिया, ऐसे नीचे चला गया। देन सेकंड नंबर पे है कि निर्वाचित राज्यपाल स्वयं को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ समझता। जो निर्वाचित राज्यपाल होता है वो स्वयं को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ समझता, अतः सत्ता के शीर्ष पर टकराव का जन्म हो जाता। फिर थर्ड है, यदि राज्यपाल व मुख्यमंत्री अलग अलग दलों के व्यक्ति चुने जाते तो भी सत्ता के शीर्ष पर क्या होता, टकराव जन्म लेता और चुने हुए राज्यपाल से निष्पक्ष भूमिका की अपेक्षा कम हो जाती है। जो चुना हुआ राज्यपाल होता है वो निष्पक्ष भूमिका नहीं करता, जबकि राज्यपाल अन्य राज्य का हो तो निष्पक्ष भूमिका संभावना बढ़ती है। जो चुना हुआ राज्यपाल होगा वो उसी राज्य का होगा तो निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा पाएगा, लेकिन जब अलग राज्य का होगा तो वो निष्पक्ष भूमिका, वहाँ पे निष्पक्ष भूमिका की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। पांचवा है, नियुक्त किए गए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार अपने दायित्वों का जो है राज्यों के प्रति बेहतर निर्वाह कर सकती है। जब राज्यपाल को केंद्र सरकार नियुक्त कर देगी तो उससे क्या होगा कि उस अपने जो भी काम होगा केंद्र सरकार वो डायरेक्ट राज्यपाल के माध्यम से करवा सकती है, और ऐसा निर्वाचित राज्यपाल के द्वारा संभव नहीं है। और इसमें आर्टिकल 355 में राज्यों के प्रति केंद्र का कर्तव्य का वर्णन भी है। फिर है आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। फिर है योग्यता के बारे में बताता है, आर्टिकल 157 राज्यपाल की योग्यता बताता है। तो ये प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लाभ का पद नहीं है। इसमें केवल 2 योग्यता है, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी किए रहना चाहिए। तो ये 2 योग्यताएं हैं। राज्यपाल की नियुक्ति में 2 परंपराएं हैं जब नियुक्ति की जाती है। तो एक तो परंपरा है यह उस राज्य का निवासी ना हो, मतलब जहाँ इसे नियुक्त किया जाता है वहाँ का निवासी ना हो। ये परंपरा में अपनाया भी जा रहा है कि जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त करते हैं उस राज्य का राज्यपाल नहीं होता बल्कि दूसरे राज्य का होता है। बल्कि दूसरा वाला नियम नहीं अपनाया जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है परंपरा में, कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से
परामर्श लिया जाएगा, लेकिन ये गलत है, नहीं लेते हैं अभी, मतलब गलत नहीं है, लिखा तो गया है लेकिन लिया नहीं जाता वैसे। फिर है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है बहुत सारे लोगों ने प्रावधान दिया, जिसमें सरकारिया आयोग 1983 और पूंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध में इन्होंने बनाया कि जो राजनीति है, राजनीतिक रूप से निष्पक्ष व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाए, जो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष हो, मतलब राजनीति के अंदर काम ना करता हो, किसी दल से जुड़ा ना हुआ हो, उसको ही राज्यपाल नियुक्त किया जाए। फिर है राज्यपाल की जो कार्यकाल है, आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कैसे निर्धारित होता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब जब तक इच्छा बनी रहती है राष्ट्रपति की तब तक धारण करता है। और दूसरा है पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक धारण करता है। अब प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका अर्थ है कि वह राष्ट्रपति की इच्छा के बने रहने तक पद धारण करता है। इस प्रकार संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यकाल को कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन होगा। राज्यपाल एक स्वतंत्र पद है तथा राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है। प्रसाद पर्यंत शब्द केवल नियुक्त करने का तरीका है। यहाँ पे प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा बनी रहेगी तब तक राज्यपाल पद धारण करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल को कोई मतलब संरक्षण नहीं है। राज्यपाल को तो ऐसे इस भाषा में तो संरक्षण नहीं है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन नहीं होगा, संरक्षण है उसे, और वह एक स्वतंत्र पद है और कार्यपालिका का प्रधान होता है। फिर आर्टिकल 158 में इसके सेवा शर्तों के बारे में है कि सेवा शर्तें क्या क्या हैं कि राज्यपाल जो है संसद या राज्य विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि होता है तो जब जैसे ही राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने सदन की सदस्यता त्याग दी है। दूसरा है कि राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और तीसरा है राज्यपाल के जो वेतन भत्ते आदि संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और निःशुल्क आवास दिया जाएगा इनको। चौथा है उसके वेतन भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। पांचवा है यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जो उसका वेतन मिलेगा ना, जैसे मान लिया एक ही राज्यपाल, जैसे मान लिया एक ही राज्यपाल है, इस स्टेट का भी है इस स्टेट का भी है, तो इसका वेतन जो होगा ना, इस एक राज्यपाल का वेतन केंद्र सरकार तय करेगी कि आधा ए वाला स्टेट दे आधा ए वाला स्टेट दे, मतलब अनुपात में बांट देगी, कभी आधा हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे यही दूसरी ये वाला नियम कहता है, अनुपात में बांट देगी। ये है सेवा शर्तें। अब है शपथ के बारे में। तो शपथ कहाँ लेती है राज्यपाल, शपथ कहाँ लेता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेती हैं राज्यपाल, या लेती हैं या लेता है अकॉर्डिंग टू जेंडर। फिर उसके विषय क्या हैं, पद एवं कर्तव्य का निर्वाह करने का शपथ लेते हैं, संविधान की विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करने का लेते हैं शपथ, और राज्य की जनता की सेवा में निरंतर लगे रहने का शपथ लेते हैं। फिर है त्यागपत्र। तो आर्टिकल 156 में कार्यकाल है और इसमें इसी में त्यागपत्र भी है। और त्यागपत्र किसे देता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। और इसके विशेषाधिकार जो है 361 में है, राष्ट्रपति की भांति इसके भी विशेषाधिकार हैं। राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं जिसमें कार्यपालक शक्तियां, विधायक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, 3-4 मैंने इसमें नहीं लिखा है तो ये भी अभी ऐड हो जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। कार्यपालक शक्तियों में सबसे पहला आर्टिकल 154 में, आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जो आर्टिकल 154 है वो कहता है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। फिर आर्टिकल 163 एक कहता है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल ऐसी सलाह के आधार पर कार्य करेगा। राज्यपाल क्या करेगा, मंत्री की सलाह पर काम करेगा, जैसे कि वहाँ पे 74 में था ऐसे ये 163 एक में है। इस प्रकार राज्यों ने भी संसदीय प्रणाली अपनाई है, अतः राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है जबकि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। और राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि उच्चतम न्यायालय ने मतलब इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राज्यपाल राज्य का मात्र औपचारिक प्रधान है और इसने ये भी निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति केंद्र का मात्र औपचारिक प्रधान है। फिर आर्टिकल 162 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अब इसमें जिन विषयों पर विधानमंडल कानून बना सकता है उन्हीं विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है।
जैसे जिस पर कानून बना सकता है ना विधानमंडल, उसी पर ही एक कार्यपालिका शक्ति प्रयोग करते हैं। और संसद का क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन है यूपीएससी 2012 क्वेश्चन है। संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, गलत है, होता है। फिर है निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य क्षेत्र में नहीं, न्यायालय के कार्य क्षेत्र में, ये भी गलत है। फिर तीसरा है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, गलत है, राष्ट्रपति भी होता है। फिर पहला क्वेश्चन है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति नहीं है, सही है, कोई नहीं, क्योंकि धन विधेयक एक एम्बुलेंस की बात ही है, तो उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। दूसरा है राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकते हैं, सही है, केवल लोकसभा ही कर सकती है। तीसरा है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है दोनों में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है यदि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए कम से कम मतदान का 50% पाना अनिवार्य है, नहीं, केवल बहुमत होना चाहिए। दूसरा है भारत संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष बहुमत वाले दल के नेता तथा उपाध्यक्ष पद विपक्ष का नेता होता है, ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि विपक्ष का नेता होगा या उपाध्यक्ष या ऐसा कुछ। फिर है ये 2020 का क्वेश्चन है कि राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किसमें है, केवल संविधान संशोधन में है, बल्कि लेकिन कटौती प्रस्ताव में लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, सरकार हटाने में लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, और नई अखिल भारतीय सेवा में राज्यसभा को ज़्यादा पावर है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन ए वाला कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थानों पर जहां ठीक समझे संसद सत्र को आहूत कर सकता है, हाँ ये सही है, राष्ट्रपति कहीं भी संसद सत्र आहूत कर सकता है। दूसरा है भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, संविधान नहीं करता है, एक परंपरा करती है ऐसा। एक वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हुआ, कोई दिन निर्धारित नहीं है कि एक वर्ष में कितने दिन संसद का जो सत्र चलेगा। फिर है क्वेश्चन है मेंस का क्वेश्चन है कि आप क्यों सोचते हैं कि समितियां कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। तो समितियां कार्यों के लिए उपयोगी हैं क्योंकि उनके पास जब समितियां बनेंगी तो 10-12 लोग रहेंगे, 10-12 लोगों के पास अपना अलग अलग पक्ष रहेगा, तो अलग अलग पक्ष रखेंगे। और प्राक्कलन समिति के बारे में थोड़ा लिख देना। फिर है मेंस में क्वेश्चन पूछा ज्वाइंट सेशन 108 के बारे में, तो ज्वाइंट सेशन के बारे में लिख देना। वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना, तो मतलब जो भी नोट्स हमने पढ़ाया है उसके उसमें से लिख देना। फिर है कार्यपालक शक्तियाँ, राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ क्या है। आर्टिकल 166 कहता है कि राज्य सरकार की कार्रवाई का संचालन जो है कैसे किया जाएगा। तो राज्य सरकार की कार्रवाई का संचालन जो है राज्यपाल, समस्त कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाएगी, और राज्यपाल द्वारा जारी आदेशों को उसी तरीके से प्रमाणित किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल नियम बनाकर जो है निश्चित करे। और इस प्रकार प्रमाणित किसी आदेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया आदेश है कि नहीं है। तीसरा है राज्य सरकार की कार्यवाही को सरल तरीके से चलाने के लिए और मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करने के लिए राज्यपाल नियम बनाएगा। कौन नियम बनाएगा, राज्यपाल नियम बनाएगा। फिर है नियुक्ति एवं निष्कासन का अधिकार किसको है। नियुक्ति एवं निष्कासन का अधिकार राज्यपाल राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है और उन्हें पद से हटा भी सकता है, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, मंत्री हो गया, मुख्य सचिव हो गया इत्यादि। लेकिन वह राज्य लोक सेवा के जो आयोग के अध्यक्ष हैं और तथा सदस्य हैं और राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति तो करता है, लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं सकता। फिर है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियाँ हैं कि वह राज्य विधानमंडल का अंग होता है और राज्य विधान परिषदों में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है, आर्टिकल 174 में लिखा गया है कि आहूत समापन करता है। फिर राज्य विधानमंडल को संदेश भेजना, संबोधित करना 175 में है, और राज्य को विशेष संबोधन 176 आर्टिकल में राज्य को विशेष संबोधन देता है। किससे, विधानसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात, जब विधानसभा का साधारण निर्वाचन के पश्चात जो प्रथम बैठक होती है उसमें राज्यपाल निर्देश देता है या संबोधन देता है, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में भी संबोधन देता है। 200 के अनुसार आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, और जो 111 लिखा है राष्ट्रपति करता है सेम। तो अनुमति अगर जो देगा तो विधेयक कानून बन जाएगा, अनुमति रोक लेगा तो विधेयक कानून नहीं बनेगा, और विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है विधानमंडल के पास, और विधानमंडल के बाद जब पुनर्विचार के बाद फिर राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल फिर उसे जो है बाध्य होता है देने के लिए, स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। और राज्यपाल कुछ विधेयक को जो है राष्ट्रपति के आरक्षित में कर देता है। कौन कौन से विषय आरक्षण में करता है, वो प्रावधान 200 के अनुसार दिए हैं। आर्टिकल 200 में जब उच्च न्यायालय की शक्तियों में जो कोई विधेयक जो है उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी कर रहा हो, कोई भी विधेयक हो, कानून हो, मतलब विधेयक हो, उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करता हो, तो उसे राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। राज्यपाल क्या करेगा, कहेगा ये हमारा विषय नहीं है, इसको हम राष्ट्रपति के लिए भेज देते हैं, और अन्य किसी विषय का वर्णन नहीं है। लेकिन जो 16 सोराब जी थे, 16 सोराब जी महान्यायवादी थे, उन्होंने कुछ विषय और बताए
कि इनको भी राष्ट्रपति के पास संरक्षण में भेजा जाना चाहिए, जो संविधान के विपरीत हों, जो नीति निर्देशक तत्वों के विपरीत हों, जो राष्ट्रीय महत्व के हों और देश के व्यापक हित में हों, और अनुच्छेद 31A के अनुसार संपत्ति के अनिवार्य अर्जन अधिग्रहण से संबंधित हो। तो इन सब विषयों को भी जो है महान्याय उसके पास आरक्षित किया जाएगा। तो अब जब आरक्षित कर दिया जाएगा तो 201 में प्रक्रिया है कि आरक्षित विधेयक को क्या करेगा राष्ट्रपति। तो या तो अनुमत देगा तो विधेयक कानून बन जाएगा, अनुमत रोक सकता है। तो रोकने का बहुत सारा हम लोग वीटो पावर सब पढ़े हुए हैं, कैसे रोकता है, अत्यंत वीटो, अल्प अत्यंत वीटो, मतलब निलंबन, ऐसे कुछ करके है बहुत सारा, तो उसको पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रपति टिप्पणी कमेंट जो करता है, राष्ट्रपति कमेंट कर देगा, टिप्पणी कर देगा कि नहीं ये नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए करके फिर राज्यपाल को भेज देगा। फिर राज्यपाल विधानमंडल को भेजेगा और विधानमंडल 6 माह के भीतर उस पर विचार करेगी। विचार करने के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास भेजेगी। तो पुनः राष्ट्रपति के पास जब आएगा तो अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ऐसा होता है। फिर है राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। तो अध्यादेश माने होता है कानून लागू करना। कब? जब विधानमंडल सत्र में ना हो। तो जब विधानमंडल सत्र में ना हो और किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन स्वविवेक से नहीं करेगा। दूसरा है कि राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। तीसरा है राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यदि पहली बैठक की तारीख के 6 सप्ताह के भीतर अगर वह जो है विधेयक पारित हो जाता है, अध्यादेश पारित हो जाता है, तो वह कानून बन जाता है, अन्यथा समाप्त हो जाता है। और चौथा नंबर है संविधान में अध्यादेश की अधिकतम अवधि वर्णित नहीं है। जो संविधान है उसमें अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है वर्णित नहीं है, किंतु अगर अनुमान लगाया जाए, निष्कर्ष निकाला जाए तो अध्यादेश अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह के लिए लागू होती है। 6 माह कैसे? क्योंकि विधानमंडल के 2 बैठकों के बीच मिनिमम 6 माह का अंतर होना चाहिए। तो 6 माह ये हो गया, और जब 6 जैसे ही बैठक होती है तो 6 सप्ताह तक अध्यादेश रहता है। तो 6 माह 6 सप्ताह तक इसका हो गया कार्यकाल, अध्यादेश का अधिकतम कार्यकाल। फिर न्यायिक शक्तियाँ आर्टिकल 161 में इम्पॉर्टेंट है। न्यायिक शक्तियाँ जिसमें राष्ट्रपति के समान ही इसको न्यायिक शक्तियाँ मिलती हैं। पहला है राज्यपाल मृत्युदंड या क्षमा नहीं कर सकता है, एक चीज़ नहीं मिलती है। और एक है सेवा न्यायालय के दंड क्षमा नहीं कर सकता। ये 2 चीज़ नहीं कर सकता राज्यपाल, बाकी सब कर सकता है। राज्यपाल राज्य के क्षेत्र कार्य में ही कार्य करता है। इसकी वित्तीय शक्तियाँ हैं, कुछ वित्तीय शक्तियाँ में आर्टिकल 202(1) है और 267(1) है। 202(1) मतलब जैसे कि राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण जो है राज्य विधानमंडल के सामने रखवाता था, उसी तरह से 202(1) में राज्यपाल राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। और 267(1) कहता है कि राज्य की आकस्मिक विधि जो है राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है। जैसे कि 267(1) ये भी कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो आकस्मिक विधि पर नियंत्रण रखता है, इसी तरह 267(1) कहता है कि ये भी नियंत्रण रखता है। राज्यों के धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत होते हैं। राज्यपाल की अनुमति लिया जाएगा तब धन विधेयक जो है प्रस्तुत होगा। विवेक की शक्तियाँ क्या है? तो डिस्क्रिशनरी पावर क्या है इसका? 163(1) है, 163(2). 163(1) में कहा गया है कि राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है और मंत्रिपरिषद का सलाह कोई ज़रूरी नहीं है कि माने परामर्श। और 163(2) कहता है कि यदि राज्यपाल ने विवेकानुसार कार्य किया है तो न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है, उसे विवेक से कार्य करना था या नहीं। तो ये 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 163(1), 163(2). और बाकी के आगे भी हैं जो संविधान में वर्णित उसकी विवेक की शक्तियाँ हैं, तो इसको एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। या पहला है मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, ये 167(b) में है। और दूसरा है मुख्यमंत्री से किसी भी मंत्री को निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार करने के लिए रखने के लिए कह सकता है, 165(c). तीसरा है राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है, या आर्टिकल 102 हमने पढ़ लिया है अभी। और चौथा है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है 356 में। और 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में 244(1), 244(2) में आर्टिकल में है। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के विषय में भी वो अपना विवेकी निर्णय ले सकता है। जैसे कि 5वीं अनुसूची ये सब शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, अनुसूचित जाति से, जनजाति से। तो ऐसा होता है कि वहाँ पर निर्णय लेता है कि गैर सरकारी जो गैर जनजातीय लोग हैं, जैसे हम लोग, तो हम लोग जा करके किसी भी जनजाति का ज़मीन वमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो उन विषयों पर कानून उन्होंने बनाता है राज्यपाल, तो वहाँ पे विवेक की शक्तियाँ ले सकते हैं। फिर है किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक का कार्यभार संभालने में भी ये विवेक की शक्तियाँ ले सकता है। और महाराष्ट्र और मराठावाड़ और गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में अलग विकास बोर्ड का गठन करने के लिए 371 के अनुसार महाराष्ट्र, मराठावाड़, गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र। फिर है तीसरा नागालैंड के नागा हिल और त्वेंसांग क्षेत्र में कानून के संदर्भ में 371 ये कहता है कि नागालैंड के नागा हिल एवं त्वेंसांग क्षेत्र के कानून के संबंध में भी
राज्यपाल जो है विवेकी निर्णय ले सकता है। मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में ये 373 में मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र है, और सिक्किम के सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए ये 371 के एफ में है। अरुणाचल प्रदेश का 371 के एच में है, और हैदराबाद का 371 के जे में है। तो ये सारी शक्तियों के विषय में ले सकता है विवेकी निर्णय। लेकिन संविधान में कौन कौन से वर्णित नहीं है और फिर भी विवेकी शक्तियाँ लेता है, ऐसा कौन कौन सा है क्षेत्र? तो पहला तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और त्रिशंकु विधानसभा की दशा में जो है इन निर्णय लेता है राज्यपाल। और दूसरी शक्तियाँ क्या है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है। और तीसरा क्या है, नेतृत्व की अनिश्चितता में, जैसे नेतृत्व की अनिश्चितता में ये काम करता है। जैसे किसी का मृत्यु हो गया, त्यागपत्र हो गया, तो ये उसकी अनिश्चितता में यही काम करता है। मुख्यमंत्री को पद से हटाना, और जब विधानसभा में बहुमत खो दे तो उसे विश्वास, जो विधानसभा में बहुमत खो दे तो मुख्यमंत्री को हटाना, और विधानसभा जब भंग करना हो तो मुख्यमंत्री से उसे विश्वास खोने के बाद भंग करने की सिफारिश करता है। फिर है राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल 154 में, और एक तो होता है एजेंट, सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार यह दोहरे ताज पहनता है। राज्यपाल राज्य के दोहरे ताज पहनता है, वह राज्य में दोहरी भूमिका निभाता है। पहला भूमिका कैसे निभाता है, वह राज्य का संवैधानिक प्रधान तथा मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। जिसे राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वह राज्य का नाम मात्र का प्रधान होगा। दूसरा है, वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। यद्यपि उसकी यह भूमिका संविधान में वर्णित नहीं है, फिर भी ऐसी भूमिका है जब वह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे आर्टिकल 355 में केंद्र का राज्यों के प्रति उत्तरदायित्व के निर्वाह में जो है राज्यपाल केंद्र का बात सुनता है, मतलब उसको कहता है कि आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो इस तरह से वो केंद्र के एजेंट के रूप में भी राज्यपाल काम करता है। तो राज्यपाल की भूमिका संबंधी विवाद कैसे हुई। तो राज्यपाल जब 1967 के पहले राज्यपाल में पद में विवाद नहीं होता था, क्योंकि 1967 के पहले एक ही दल की सरकार थी। तो बाद में फिर अलग अलग दल की सरकार बनी, तो फिर विवाद होने लगा। तो यही लिखा है कि 1967 से पूर्व राज्यपाल की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र एवं राज्य में एक ही दल की सरकार थी। किंतु 1967 के बाद कुछ राज्यों में केंद्र से अलग दल की सरकार बनी, और राज्यपालों ने एक जैसी परिस्थितियों में भिन्न भिन्न निर्णय लेना प्रारंभ कर दिया। प्रायः ऐसे निर्णय राज्य की आवश्यकता के बजाय राजनीति से प्रेरित होने लगे, उनके निर्णय। परिणाम स्वरूप राज्यों की भूमिका विवादों से घिरने लगी। इसने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच भी विवाद उत्पन्न कर दिए। यद्यपि राज्यपाल का पद विवादों का पद नहीं है और ना ही राजनीतिक पद है, इसलिए एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल भूमिका के संदर्भ में व्यापक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। जो एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ का मामला है, उसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने ऐसा दिशा निर्देश दिया है जिससे कि राज्यपाल के पदों में विवाद ना हो। क्योंकि राजनीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो राजनीति से जो राजनीति से जुड़े लोग रहते हैं वही राज्यपाल नियुक्त होते हैं। तो वो देश के हित में काम, राज्य के हित में काम करने के लिए नहीं, बल्कि राजनीति के अपना एजेंडा पूरा करने के लिए वो लोग निर्णय लेते हैं, इसीलिए थोड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो है, एक तो हो गया एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, जिसने राज्यपाल के पद के लिए दिशा निर्देश दिया है, और एक सरकारी आयोग और पुंछी आयोग भी राज्यपाल के पद की नियुक्ति के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे विवाद से बचाया जा सके। तो राज्यपाल का राजनीतिकरण क्या है, यही राजनीतिकरण से विवाद उत्पन्न होते हैं। तो राजनीतिकरण का मतलब होता है कि जो लोग राजनीति से जुड़े होते हैं तो उससे विवाद उत्पन्न हो जाता है, अपने मनमाना निर्णय लेने लगते हैं। तो राज्यपाल में भूमिका के विवाद का सुझाव। तो राज्यपाल पद का विवाद एक बड़ा कारण है राज्यपाल का पद का राजनीतिकरण। इसका अर्थ है कि राजनीति में सक्रिय लोगों को राज्यपाल नियुक्त किया गया है, और राज्यपाल पद से हटाने के बाद वह पुनः राजनीति में शामिल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को राज्यपाल नियुक्त किया गया है कि जो लोग पहले तो राजनीति में थे और फिर राज्यपाल बन गए, और राज्यपाल बनने के बाद फिर पुनः इन्होंने क्या किया, जैसे ही राज्यपाल पद से हटे पुनः फिर से राजनीति में आ गए। तो ये चीज़ गड़बड़ कर देती है राज्यपाल के पद को, जो निष्पक्षता है उसको गड़बड़ कर देती है। दूसरा है, नियुक्ति के आधार मुख्यतः राजनैतिक रही हैं, मतलब राजनीतिक रूप से ही इनका जो भी राजनीति में सक्रिय रहता है उसी को ला करके राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। तीसरा है, यदा कदा राज्यपालों ने राजनैतिक आधार पर अपनी भूमिका निभाई है और केंद्र में शासन करने वाले दल की भावना के अनुरूप कार्य किया है। कभी कभी क्या करते हैं राज्यपाल जो है, कभी कभी जो केंद्र में शासन करने वाले दल हैं उन्हीं के भावना के अनुरूप काम करने लगते हैं, निष्पक्ष काम नहीं करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इतने संकीर्ण राजनीतिक आधार पर निर्णय लेते हैं कि
कि राज्यपाल कहता है कि अब इसे मत करो, रोकता है राज्यपाल कि नहीं ऐसा निर्णय मत लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री निर्णय लेता है तो इन दोनों के बीच राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो जाता है। फिर है इस प्रकार देखते हैं कि सारा चीज़ देख करके कहते हैं कि राज्यपाल जो है एक संवैधानिक प्रधान, निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रधान है, अतः इसकी भूमिका निष्पक्ष हो, इसके लिए राजनीति में सुधार करना चाहिए एवं ऐसे लोगों को राज्यपाल नियुक्त करें जो सक्रिय राजनीति से दूर हो। मतलब जो राजनीति से जुड़े ही ना हो, ऐसे लोगों को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जो राजनीति से जुड़े हुए रहते हैं वो अपने दल का फिर देखने लगते हैं, वो जनता का नहीं देखते हैं, वो दल का देखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, घोर समस्या या घनघोर घनघोर राज्य के लिए एक चिंताजनक विषय हो जाता है। फिर है राज्य की मंत्रिपरिषद। तो राज्य की मंत्रिपरिषद हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें। तो राज्य का मंत्रिपरिषद अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।